intermolecular forces. Intermolecular forces. This is a topic that we need to understand in the chapter of elasticity. Yeah, it's a chapter of elasticity. When this chapter starts, we start it with the first topic. It's not a topic, but we have to understand something, a little bit information we have to gather from this word, which is the intermolecular force. हमें यह समझने की जरूरत है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये क्या है। हम इस बात से समझ पा रहे हैं कि ये एक प्रकार का फोर्स है, ये ना कि फ्रिक्शन फोर्स है, ना ही सूडो फोर्स है। इंटर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में या अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, या फिर कह सकते हैं एटम्स के बीच में जो वो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस which happens due to molecules और atoms। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा या रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एटम्स के बीच में between atoms repulsion may be attraction। Okay, next word we have rigid body। बॉडी, we understand कि बॉडी इज नथिंग बट दिस इज सबस्टांस और पदार्थ या कोई भी वस्तु जो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है। कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं जो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हो। बॉडी से तो हम फैमिलियर हैं, लेकिन एक वर्ड ऐड है जो कि रिजिड है। इसका क्या मतलब? इस वर्ड का मतलब है कि जो बॉडी है वो रिजिड है। रिजिड मतलब कठिन, हार्ड। लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वी से कि जो अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा है कि वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वो मूव करते हैं। कितना भी रिजिड हो लेकिन थोड़ा बहुत वो मूव करते हैं अगर उस पर फोर्स लगाया जाए, उस बॉडी पर फोर्स लगाया जाए। तो हमें ये समझना है कि कोई भी बॉडी जिसमें मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स होगा, तो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत बहुत ज़्यादा है, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। कोई भी बॉडी आप ले सकते, जैसे मैं रिजिड बॉडी नहीं, फ्लेक्सिबल बॉडी, आई एम फ्लेक्सिबल बॉडी, आप इसे ले सकते हैं। ये भी ज़्यादा रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स से थोड़ा बहुत है ज़्यादा। आप आयरन लेते हैं तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस वुड। इस लकड़ी के कंपेयर में देखें तो जो आयरन के पास जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स वो ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ज़्यादा रिजिड है वो आयरन है एज कम्पेयर टू वुड। वुड। सो हम कैसे डिफाइन करें कि कोई बॉडी रिजिड है या नहीं? यह हमें जो अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है उससे पूरा क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा कि कोई बॉडी रिजिड है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग मतलब डिफॉर्म होना, डेमोन्स्ट्रेट नहीं, डेमोन्स्ट्रेट कहना उचित नहीं होगा, इसके जगह पर हम डिफॉर्म कहें तो बढ़िया रहेगा। डिफॉर्म का मतलब है कि हम जब फोर्स लगाए तो वो बॉडी डिफॉर्म हो, उसमें बदलाव आए। डिफॉर्म मतलब उसमें बदलाव आए बॉडी में जब फोर्स लगाए। जब हमने फोर्स लगाया अगर बॉडी में बदलाव आया तो हम कहेंगे कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। कैसा टाइप का वो? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। और ये कैन से कि व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी,
and body change its configuration. It means we applied, and this type of a force we call it as a deforming force. यानी बस आपने फोर्स लगाया और बॉडी चेंज हो गया, अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तो हम इस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग मतलब रिस्टोर, फोर्स है जो फोर्स है वो रिस्टोर करेगा। अब रिस्टोर क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करेगा। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, तो बॉडी का एक क्या कहते हैं उसे, एक प्रॉपर्टी होता है जो उस कॉन्फ़िगरेशन, उस बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर सके अपना ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए। तो वो बॉडी अपना एक फोर्स लगाएगा जिससे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और वो बॉडी इसलिए फोर्स लगाएगा सो दैट कि वो अपना ओरिजिनल स्टेट को वापस रिगेन कर सके। लेकिन याद रहे, हमें डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करना होगा, तब ये पॉसिबल है कि वो बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें। Now elasticity. Now elasticity, then we will see elasticity. आप एक बार ये समझ गए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, then you will connect this to understand elasticity और plasticity. इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमें समझना चारों वर्ड्स को लेकर। Now let's define this elasticity. What is the meaning of elasticity? It explains that कि एक बॉडी हो, वो उसमें उस बॉडी पर let me define the property of the material. We know एक प्रॉपर्टी जिस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी by virtue of which it regains its original size and shape when deformation force is removed. Try to understand. इसमें हमने देखा कि एक बॉडी है वो अपना कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करता है। इसमें हमने देखा कि एक फोर्स जो अप्लाइड किया जाता है बॉडी पर, वो बॉडी अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। इलास्टिसिटी से हम ये समझते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके द्वारा ये जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो ये रिस्टोरिंग फोर्स करके अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस रिगेन कर ले। हम उस बॉडी को क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। उस बॉडी को क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या है कि ठीक है, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उस बॉडी के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो रिस्टोर कर सके, तो उस बॉडी की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। उस बॉडी को प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद उस बॉडी ने अपना कॉन्फ़िगरेशन को ओरिजिनल स्टेट में लाने का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया या फिर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई नहीं किया, उस बॉडी की प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो इलास्टिसिटी के, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो प्लास्टिसिटी के। तो राइट नाउ वी हैव क्वार्ट्ज, डायमंड, स्टील, पुट्टी, डफ। जैसे स्टील है उसके पास ज़्यादा इलास्टिसिटी होता है एज कम्पेयर टू रबर, और ये पुट्टी डफ है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लास्टिसिटी। सो पुट्टी डफ है, आप एक बार पुट्टी डफ पर फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, तो
किसी प्रकार का कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, तो उसे हम डायरेक्ट प्लास्टिसिटी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी, यानी इस बॉडी के, इस पोर्ट्रेट की बॉडी के प्रॉपर्टी जो है वो प्लास्टिसिटी है। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या रबर के पास ज़्यादा क्या रबर इलास्टिसिटी तो है, लेकिन ज़्यादा इलास्टिसिटी कौन है, स्टील या रबर? तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी स्टील। तो जिसमें ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगाने का सवाल आएगा, जैसे स्टील है, वो उस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो ये देखा जाएगा कि ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो अपने आप में रिस्टोरिंग फोर्स जो लगा रहा है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, और ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए उसको, तभी तो वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर सकेगा। लेकिन हम अगर इसे कंपेयर करें रबर से, तो ये देखने को मिलेगा कि जो रबर है उस पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो वो कम समय में अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने में सक्षम है। Am I right? सक्षम है, यानी कम समय लगा। जिसमें कम समय है वो ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं है, जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है वो ज़्यादा इलास्टिसिटी है। आप कुछ इस तरह याद रख सकते हैं कि कोई भी बॉडी ज़्यादा इलास्टिसिटी है या कम इलास्टिसिटी है। अगर ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अगर कम रिस्टोरिंग, आप देखेंगे कि जो रबर है उसको जो अपना रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है बहुत ही कम रहता है ना, एज कम्पेयर टू स्टील। प्लास्टिसिटी में डायरेक्ट अंडरस्टैंड किया, अरे इसमें कोई सी प्रकार का कोई, हाँ थोड़ा बहुत लगेगा, थोड़ा बहुत ये जो प्लास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है वो थोड़ा बहुत लगाएगा, लेकिन वो अपना जो कहते हैं ना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं लगा, आपको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, लेकिन वही बात आया कि ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं आएगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं आएगा। अब इसके बाद हम मूव करना चाहिए स्ट्रेस पर, सीरीज बाय अंडरस्टैंड करने से ये बेनिफिट है कि हम में ये सब चीज़ समझ आता, ये बेनिफिट है सीरीज वाइज पढ़ने का। ओके, इलास्टिसिटी वी हैव अंडरस्टूड, प्लास्टिसिटी आल्सो। Now you will link all these words to understand stress. अब ये रियल लाइफ में देखो तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन अगर हम इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स देखें तो इसका मीनिंग कुछ और ही। तो यहाँ पर बेटर होगा कि हम उस रियल लाइफ को इससे कंपेयर ना करें जो हम हमारे लाइफ में देखने को मिलता है स्ट्रेस। थोड़ा सा इसे लॉजिक तरीके से समझते हैं। ये कहना चाहता है कि जितना भी फोर्स लगाया गया पर एरिया पर, बॉडी के पर यूनिट एरिया पर जितना भी फोर्स लगाया गया हम उसे स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ से एक चीज समझने वाली बात है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स के, हमें ये समझना होगा। When it comes to elasticity, then we say कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल होगा डिफॉर्मिंग फोर्स के। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स के। आप इसे थोड़ा क्रिस्टल क्लियर समझे, लेकिन ये वायलेंट प्लास्टिसिटी के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ हम तो लगाते हैं पूरा डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन वो इक्वल नहीं होता है रिस्टोरिंग फोर्स के, इसलिए ये वायलेंट नहीं है प्लास्टिसिटी के लिए, ये वायलेंट है सिर्फ इलास्टिसिटी के लिए। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो ये फॉर्मूला है फॉर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया, और ये डेफिनेशन भी है टू डिफाइन स्ट्रेस, यानी पर नहीं बोला जाए, हर एक फोर्स, टोटल फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज आवर स्ट्रेस। मतलब हमने बॉडी के एरिया पर कितना फोर्स लगाया, दैट इज व्हाट वी विल गेट फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, यानी हमने बॉडी के किसी भी एरिया पर कितना फोर्स लगाया, दैट इज व्हाट इज आवर स्ट्रेस। इससे हमें
रिस्टोरिंग टोटल रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा और यू कैन से टोटल डिफॉर्मिंग फोर्स मिलेगा स्ट्रेस से। तो डेफिनेशन क्या है, द रिस्टोरिंग फोर्स विच इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स वो एक्ट कर रहा है हर एक एरिया पर, उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं, इसको टर्म स्ट्रेस। ना इसका ऐसा यूनिट जो कि एफ के लिए न्यूटन है और ए के लिए मीटर स्क्वायर है, तो आप इसे कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन -2। अगर आप इसे पर को रिमूव करते हैं तो ऊपर -2 आ जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक। नाउ व्हेन इट कम्स टू डायमेंशन, you know how to convert this unit into dimension. So our m is a 0, there is a no kg, and l there is a percentage, so l should be -2, and t there is no t, I think no. But what about the force, brother? What about force? So this if you know when you will simplify this n, you will get 1 1, am I right? And this will become -1. Just you will have to simplify this Newton, then you will get exact dimension, exact dimension. Clear? So final our dimension for this case is m1 l -1 p -2. From this we are understanding कि there is a 1 kg and जो लेंथ है वो पर मीटर है, ठीक है, और जो टाइम है वो पर क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं m, ठीक है, ये m है kg, ओके, दिस m1 मीटर एंड सेकेंड 2, यानी kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, it's enough. Now let's talk about the types of stress. Types of stress, ये बहुत ही important रहेगा क्योंकि ये मदद करेगा to understand this thing. Now it's a time to explore types of stress. Types of stress. Types of stress. So first we have longitudinal stress. Longitudinal stress. Longitudinal stress. Here your first letter of this word is what? L. From this letter L, just understand that it is talking about length. Length, yes, not area, not a volume. From the first letter, it is a, I would say this is how we can understand it. क्योंकि यहाँ पर क्या है, confusion जैसा नाम का एक word आएगा. That's why I'm saying कि from the first letter you just understand कि it is talking about length. So longitudinal stress मतलब ये जब फोर्स लगाया जाए तो उसका लेंथ में जो लेंथ में जो है जो लेंथ, हालांकि यहाँ पर हमें चेंजेस को लेकर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ इतना समझने की कोशिश करना है कि एक बॉडी है, इस पर हमने
ये अटैच्ड है विथ रूफ अटैच्ड है, हमने इस पे फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, it can be compression, it can be compression, extension, तो कंप्रेशन या फिर टेंशन है ना, कंप्रेशन या टेंशन। अगर हम हालांकि अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि चेंजेस को लेकर यहाँ नहीं करना, क्योंकि यार बार बार जो माइंड में वो चेंजेस आ रहा है। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्टेट है इट टॉक्स अबाउट कि जब हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगा तो ये बॉडी कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया। तो वो जो फॉर्मूला है विल बी सेम, फॉर्मूला जो कि है वो सेम रहने वाला। Have a look for few seconds. Have a look for few seconds. Formula for this will be same, F upon A. Okay. Now definition from the paper is, when stress is normal to the surface of the body, then it is known as a longitudinal stress, and there are two types of longitudinal stress. इसके भी दो types हैं, tensile and not a tangential. There is a usual difference between tangential and tensile. When we say tensile, मतलब ये टेंशन के बारे में बात कर रहा है, नहीं कि टेंजेंट के बारे में, ठीक। फिर दूसरा जो टाइप है और फॉर दी इसका लॉन्गिट्यूडिनल स्टेट का वो है कंप्रेशन, मतलब कंप्रेश दबाना। तो ठीक है, पहले दो टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टेंसाइल स्ट्रेस। जो टेंसाइल वर्ड है इससे हमें हमारे माइंड में टेंशन वर्ड क्रिएट होना चाहिए, तब हमें क्लैरिटी मिल पाएगा। टेंशन मतलब क्या है कि वो लेंथ जो है बॉडी का वो इंक्रीज करेगा। हम जानते हैं कि टेंशन का मतलब पुलिंग होता है, ना कि पुशिंग, है ना। तो टेंशन है वो पुलिंग फोर्स होता है, ना कि पुशिंग फोर्स। तो हम लेट्स सपोज दिस इज आवर बॉडी, अगर हम इसे पुल करें तो क्या होगा, बॉडी का जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा। Okay, so definition is the longitudinal stress produced due to the increase in the length of the body, यानी इसके कारण, इस टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण जब फोर्स लगाया गया इस बॉडी पर, तो जो इंक्रीज आया बॉडी में लेंथ, क्या इंक्रीज आया, लेंथ ऑफ द बॉडी हैज इंक्रीज। अब इस लेंथ को रिटेन करने के लिए जो फोर्स लगेगा उससे हम कहेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। इस लेंथ, जितना भी लेंथ इंक्रीज हुआ, इसको रिगेन करने के लिए अपना ओरिजिनल स्टेट में वो कितना फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट इज आवर टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट वी हैव compressive stress. Compressive which means compression। हमें यहाँ से दो चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक क्लैरिटी मिलेगा। जब टेंजेंशियल स्ट्रेस, जब इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो वो लेंथ ऑफ द बॉडी है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब यहाँ पर बॉडी की जो लेंथ है वो डिक्रीज करेगा। एनी हाउ इट विल डिक्रीज बाय नेचर। आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर इस पर हम कंप्रेशन फोर्स लगाए तो व्हाट विल हैपन, इसके बॉडी की लेंथ है वो डिक्रीज करेगा, ऐसा तो होगा। और जो ये बॉडी जो लेंथ ऑफ द बॉडी जो डिक्रीज किया, अब इस बॉडी का काम होगा कि
ये जितना भी डिक्रीज किया, अब इससे ओरिजिनल स्टेट में जाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट जो जितना भी लगेगा, हम उसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। हाँ, एक बात और यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जो फॉर्मूला है वो सेम होने वाला है, फॉर्मूला तो सेम होने वाला है फॉर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, और यहाँ पर एफ एस और रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। Now next we have a volumetric. Volumetric. Volumetric स्ट्रेस। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप इस एल से याद रखिए, ये लेंथ से रिलेटेड बताएगा, और बताता भी है लेंथ से रिलेटेड, इस लेंथ, ठीक है। लॉन्ग मतलब कितना लॉन्ग कितना कम, लेकिन आप जस्ट एल से याद रखिए। फिर है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाँ, इसमें तो बहुत क्लियर तरीके से बता रहा है कि ये जो स्ट्रेस है वो वॉल्यूम से रिलेटेड, ये जो स्ट्रेस है वो वॉल्यूम से रिलेटेड। एम आई राइट? यस। यानी अब इसे थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू विजुअलाइज इट। इफ इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, इट मीन्स कि जो बॉडी है वो उस बॉडी के पास वॉल्यूम होना चाहिए, है ना। ऑफकोर्स उस बॉडी के पास वॉल्यूम होना चाहिए, यानी 3D बॉडी या 3D बॉडी। अगर हम 3D बॉडी लें कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, now our work is to apply deforming force. What will happen if we apply like this, then what will happen कि जो वॉल्यूम है इस बॉडी का वो डिक्रीज कर देगा, ऐसा होगा ऑफकोर्स होगा। लेकिन आप किस कैसा फोर्स लगा रहे हैं, कुछ इस तरह का बॉडी बीच में ऐसा, तो ऑफकोर्स जो रिजल्ट होगा वो जो इस तरह इस साइड का वो लेंथ है डिक्रीज कर देगा बाय नेचर। हाँ, इसका जस्ट अपोजिट, हम अगर कुछ इस तरह से फोर्स लगाएं तो लेंथ ऑफ द वॉल्यूम बॉडी है वो इंक्रीज करने लग जाएगा। इससे रिलेटेड हम एक चीज पढ़ते हैं, पोर्शंस रेशियो। वहां पर देखते हैं कि ठीक है, एक साइड तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेंथ, लेकिन अगर दूसरा साइड देखें लैटरल सरफेस, वहां पर देखें तो यार वो डिक्रीज कर रहा है। हम इसे पोर्शंस रेशियो। हालांकि अभी लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक विच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपने कंप्रेशन फोर्स लगाया इस बॉडी पर, तो ये बॉडी क्या करना चाहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगाना चाहेगा, कितना लगाएगा, और पर यूनिट एरिया लगाएगा, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बहुत सिंपल है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट कंप्लीटली रॉकेट साइंस। जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दे, जितना भी ये फोर्स लगाए, ये बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स लगाए पर यूनिट एरिया, अब ये लगाएगा क्योंकि अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहेगा, दैट्स व्हाई। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली। इट वाज नॉट डिफिकल्ट यार, सो मुझे इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना चाहिए टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन इट फॉर यू। मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि आप अगर कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं इस बॉडी पर, तो आपको जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज मिलेगा। लेकिन अगर टेंशन फोर्स लगा, एक्सटेंशन फोर्स लगा, तो क्या होगा, वो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होगा। मुझे लगता है कि बस वो जो एक साइड है वो ये इस तरह इस साइड आ जाएगा, वो लेंथ ऑफ द वॉल्यूम यू कैन से कि इट विल इंक्रीज, लेकिन वॉल्यूम आई थिंक नो, इट शुड नॉट इंक्रीज या। And you know this is a formula for the pressure. Okay, प्रेशर का फॉर्मूला भी सेम होता है F/1। फ्रॉम दिस यू कैन से कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो इक्वल होता है प्रेशर के। ठीक है, now next which is very important, let me write,
वो है shear stress, वो है shear stress। देखो यहाँ shear है, ये थोड़ा उतना क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे अगर यहाँ पर इस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं टेंजेंशियल से। अगर यहाँ पर टेंजेंशियल लिखा रहता तो हम डायरेक्ट समझ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्ड है वो शेयर है, तो हमें उतना डायरेक्ट क्लैरिटी नहीं मिलेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, अगेन आई वुड से कि अगर इस वर्ड की जगह टेंजेंशियल हो तो हमें डायरेक्ट क्लैरिटी मिल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। लेकिन यहाँ पर टेंजेंशियल वर्ड इज नॉट एडेड, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि व्हाट इज गोइंग टू बी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सो शेयर का मतलब यहाँ समझे कि जो फोर्स हम टेंजेंट फोर्स लगाते हैं, कैसा टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, कुछ इस तरह का, ना ही डाउनवर्ड ना ही अपवर्ड, ऐसा फोर्स रहेगा, टेंजेंट फोर्स रहेगा। आपने ये जो टेंजेंट पे जैसा नाम का लाइन को आपने पढ़ा होगा अपना मैथमेटिक्स में, बस सेम यहाँ पर हम इस लाइन को फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऐसा फोर्स लगाते हैं। लेट मी विजुलाइज यू, ये एक बॉडी, इनिशियली स्टेट ऑफ द बॉडी वाज लाइक दिस, एंड जो बॉटम है, बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी is fixed with this ground. Try to understand. It would be visualizing for you. जो बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी है वो अटैच्ड है पूरी कंप्लीटली, ये फिक्स्ड है विद द ग्राउंड, और जो टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी है वो फिक्स्ड नहीं है। नाउ एज आई सेड कि अगर टेंजेंट फोर्स लगाया जाए तो ऐसा ही कुछ लगेगा, टेंजेंट फोर्स, कंप्रेशन फोर्स तो ऐसा लगेगा और टेंजेंशियल फोर्स कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन यहाँ बात ना ये टेंजेंशियल क्या है ना ही कंप्रेशन क्या है, बल्कि टेंजेंट का, ठीक है। तो जो फोर्स है वो टेंजेंट लगना चाहिए, इस तरह का लगेगा फोर्स, टेंजेंट, जिसे हम टेंजेंट फोर्स कहते हैं। तो अगर हम इस तरह फोर्स लगाए तो व्हाट विल हैपन, बाय नेचर व्हाट विल हैपन, यू विल सी कि जो टॉप ऑफ द बॉडी है वो थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, ये अपना चेंज को या अपना स्टेट को चेंज कर देगा, ऐसा ही कुछ हो when deformed force will be applied। यहाँ पर दो चीज देखने वाली बात है, जो टॉप पार्ट है वो चेंज करेगा, लेकिन जो बॉटम पार्ट है वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है विद द ग्राउंड। एम आई करेक्ट? या यू आर करेक्ट। So initially was like this, and when deforming force was applied, so finally it became something like this. Am I correct? Am I correct? तो ये जो है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है ब्रदर, डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी शुरुआत में कुछ इस तरह का था ऑब्जेक्ट, अब ये कुछ इस तरह का बन गया है। देखो हमारा जो टॉपिक है वो शेयर स्ट्रेस है। अगर हम इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो क्या होगा, ये बॉडी एक फोर्स लगाना चाहेगा, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोर मतलब ये बॉडी रिस्टोर करना चाहेगा, क्या रिस्टोर करना चाहेगा, कॉन्फिगरेशन। तो जब हम इसे रिमूव कर दे, हटा दे इस डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो ये कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और पर यूनिट एरिया पर, है ना, पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगाएगा टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, और लगता है कि यहाँ पे फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि थीटा के द्वारा, ओरिजिनल तो यहाँ था, इनिशियल तो यहाँ था, तो हम थीटा के द्वारा भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगना चाहिए इस बॉडी के द्वारा ऑन पर यूनिट एरिया। थीटा के द्वारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर टैन थीटा के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर आप डायरेक्ट थीटा लिख रहे हैं ना कि टैन थीटा ना दिस दैट, तो इसका मतलब है कि जो थीटा है बहुत ही स्मॉल है, इट टेंड्स टू जीरो, इट डज नॉट बिकम जीरो बट इट टेंड्स टू जीरो, इसका ये मतलब होगा। लेकिन आप टैन थीटा लगा रहे हैं तो ये थीटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो टैन थीटा का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस ले रहे होंगे,
perpendicular upon base. According to this theta, it should be perpendicular and this should be base. So tan theta for this figure क्या होगा, वो है perpendicular upon base होगा, ठीक है, perpendicular upon base होगा. मैं अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि यार अगर आप थीटा ले रहे हैं डायरेक्ट थीटा नॉट tan, तो इसका मतलब है कि थीटा इज बिकमिंग नॉट बिकमिंग जीरो, बट इट टेंड्स टू जीरो, बट इट टेंड्स टू जीरो. लेकिन अगर ये हमें ये मतलब कि हम कंफर्म नहीं है कि थीटा छोटा है कि बड़ा है, तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को यूज करें विच इज tan थीटा. ओके. अच्छा, यहाँ पर tan थीटा व्हाट विल हैपन, लेट्स सपोज दिस वाज L, दिस वाज L. ओके. नाउ चेंज क्या हुआ, यही तो चेंज हुआ, ये भी तो चेंज हुआ ना, तो हम इसको डेल्टा एल भी कह सकते हैं, चेंज इन लेंथ. हालांकि ये भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है, तो आप इसे किसी और वर्ड से भी, किसी और लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फिलहाल टू अंडरस्टैंड इट आई एम जस्ट राइटिंग दिस लेंथ ऑफ दिस साइड इज एल एंड लेंथ ऑफ दिस साइड इज डेल्टा एल. तो आपका tan थीटा विच विल बिकम डेल्टा एल अपॉन एल. यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सेम फॉर्मूला विल नॉट कम, जैसा कि हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में देखा, टेंजेंशियल स्ट्रेस में देखा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में देखा, तो वो एफ अपॉन ए आ रहा था. लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये tan थीटा से रोटेट कर रहा है, tan थीटा से रोटेट कर रहा है. तो मेन पॉइंट वाज व्हाट, फॉर्मूला इज नॉट सेम. ओके. एंड हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब टेंजेंट फोर्स लगाया जाए इस बॉडी पर, किसी बॉडी पर, और उसको जो बॉटम पार्ट है वो मूव ना करे लेकिन टॉप पार्ट मूव कर जाता है, तो उस टॉप पार्ट को रिगेन करने के लिए बाय दिस बॉडी हाउ मच इट विल अप्लाई फोर्स, दैट इज a restoring force, how much it will reply on per unit area which is our stress, shear stress. हाँ, इसे आप टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस. ओके. This is enough, it is over, it is done. Now we are able to move on. Breaking stress. Now next, हालांकि इसे पढ़ाने का था लेकिन ये वर्ड आ रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस. Let me erase this part so that I can have some area to explain some topics. ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो वर्ड वही है ब्रेक. ब्रेक मतलब टूट जाना. क्यों, मैक्सिमम कितना फोर्स होगा, मैक्सिमम, लेकिन वहाँ टूटेगा नहीं. अगर उस मैक्सिमम को क्रॉस कर दे तो वो बॉडी है तो उसके पास प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी. तो यानी यहाँ पर मैक्सिमम जो रहेगा वो बॉडी अपना का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए इनेबल रहेगा. लेकिन अगर उस मैक्सिमम को क्रॉस कर दे तब वो बॉडी के पास इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पर एफ अपॉन ए हो जाएगा, यानी मैक्सिमम फोर्स हमें मैक्सिमम के फॉरेन फोर्स लगाना होगा और ये उतना ही मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए. तो जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स और मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स.
to regain original configuration of any body. Clear? This was compulsory. I would say it was compulsory because हम एक ग्राफ देखेंगे जहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यार एक लिमिट पर इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट व्हाट इज हैपनिंग व्हाट कैन नॉट हैपन, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा. इसलिए इट वाज कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड ब्रेकिंग स्पेस. Okay. Now we have question based on our concept. So question ये है कि question is I will draw figure but I will not write question. Rather than writing question, I will explain to what is the question sign. So we have one body and the same body, but in this figure जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है, सेम है. ठीक है, 10 न्यूटन सेम, लेकिन क्रॉस एरिया सेक्शन इट इज डिफरेंट फॉर बोथ. So for this it is going to be 1 centimeter and for this it is going to be 2 centimeter. You will have to see कि क्या यूनिट से सेम है, नहीं है तो उसको सेम करो, है ना, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग, इट कैन कम रॉन्ग. ये क्वेश्चन है और इस फिगर को कुछ इस तरह स्टेटमेंट में बदला हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टेज इन बोथ वायर्स ए एंड बी. यानी हमारे पास वायर है, एक्चुअली में ये वायर जैसा लग नहीं रहा है, इतना मोटा तो वायर नहीं होना चाहिए. जस्ट हमने क्या किया कि इसे जूम आउट कर दिया, जूम इन क्या होता है, जूम आउट, जूम इन किया ना, जूम इन किया इस वायर को, तो देखा हम ये देखने को मिला कि जो रेडियस ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज 1 सेंटीमीटर एंड फॉर द सेकंड वायर इज 2 सेंटीमीटर, बट जो डिफॉर्म फोर्स है वो सेम है, 10 न्यूटन फोर्स. चूंकि जो मटेरियल है वो सेम है, ये थोड़ा सा अच्छा है कि मटेरियल इज द सेम. अदरवाइज यू विल से कि यार बोथ इफ वी कैलकुलेट एनीथिंग फॉर दिस वायर्स जो कि मटेरियल सेम नहीं है, तो ऑफ कोर्स दोनों का रिलेशन कुछ नहीं होगा क्योंकि मटेरियल इज नॉट सेम. So ratio of the stress, first of all we will calculate what is the stress for this wire, and then let's say this is a wire A and this is a wire B. Okay, so that we can't get confused. Now जैसा कि ये stress है तो ये ratio पूछ रहा है, ये दोनों ratio this upon this wire A upon wire B. तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस ऑफ ए अपॉन स्ट्रेस ऑफ बी वाई विच इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा एफ अपॉन ए एंड इसमें भी सेम होगा एफ अपॉन ए. अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो क्या होना चाहिए, तो फोर्स है वो सेम है और एरिया, यहाँ पर एरिया है, यानी ये जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन है ना कुछ सर्कल जैसा मिलेगा. तो इस सर्कल का रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर. तो यू नो कि एरिया ऑफ दिस सर्कल इज गोइंग, फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो पाई विल बी सेम, आर है 1 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 10 अपॉन अगेन 2 to the 4. Okay, no problem. Let's just simplify this. 10 pi and this will go upward, pi 2 to the 4, 10 will come downward, 10 will cut to each other, pi will cut to each other. So यहाँ पर जो final answer है which is a 4 or you would say 4 upon 1.
चूंकि हमें रेशियो का आंसर देना, चूंकि हमें रेशियो का आंसर देना, और यहाँ पर ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जो स्ट्रेस ऑफ द एरिया है वो 4 है और स्ट्रेस ऑफ द बी है वो 1, वो 1, ठीक है। ये दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। लुक एट दिस ब्रदर। Now next question. Next. Same question is find the ratio of stress. लेकिन figure is a different. Figure is a different. ये स्ट्रिंग की तरफ परफॉर्म कर रहा है, इसके पास एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg, और ये R है 1 सेंटीमीटर एरिया, और फिर ये बैलेंस कर रहा है 5 kg बॉडी को, 5 kg बॉडी को। इसका जो R है वो 2 सेंटीमीटर एरिया। ये फिगर है क्वेश्चन का, और इट इज आस्किंग कि जो हम बस ऐसा कंसिडर करेंगे, जो ये स्ट्रिंग है वो वायर है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन बोथ वायर ए एंड वायर बी। दिस इज वायर बी। आई वाज थिंकिंग कि इट्स एरिया, सो दिस इज वायर ए एंड दिस इज वायर बी। We have to find out what is going to be ratio for this both wires. आप 1 by 1 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर सेम, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पहला में देखिए, पहला में वायर ए का स्ट्रेस देखा जाए तो F/A। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तो 10 kg मास है, ना कि वो फोर्स है। R इज 1 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। R इज कांस्टेंट, लेकिन जो फोर्स है वो बदल जाएगा, बदलेगा नहीं। ये जो इसको हमको कन्वर्ट करना होगा, या फिर इस मास से पता करना होगा कि कितना फोर्स इस बॉडी पर लगाया जा रहा है डाउनवर्ड की ओर। तो ये भी तो वर्क कर रहा है इसे खींचने के लिए नीचे की ओर, तो कितना फोर्स लगा रहा होगा? ऑलरेडी इट वाज 100 न्यूटन, कैन आई से 100 न्यूटन mg। लेकिन ये खींच रहा है इस बॉडी को कितने फोर्स से? 50 न्यूटन। टोटल कितना हो गया? 150 न्यूटन। दिस इज आवर फोर्स। आप इसका मतलब समझो, 150 न्यूटन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस बॉडी को खींचा जा रहा है डाउनवर्ड की ओर विथ 150 न्यूटन फोर्स के साथ, ठीक है। तो 150, दिस इज आवर एफ,
and area for this wire A will be 1 centimeter. तो pi r square, so r is 1. तो finally our answer is 150 upon pi. ये था वायर A के लिए. अब हम चलते हैं वायर B पर. सेम फॉर्मूला, मटेरियल भी सेम है, लेकिन फोर्स है वो थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना होगा या कितना क्या एग्जैक्ट लग रहा है. इसमें देखा जाए तो ये डाउनवर्ड की ओर जा रहा है. ऊपर से तो ये कांस्टेंट आएगा, इट इज नॉट चेंजिंग बिकॉज जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, ना कि किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. तो ये डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, यानी 50 न्यूटन फोर्स के साथ ये डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, और इसका जो रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर. तो कैन यू से कि 50 अपॉन 50 अपॉन क्या है 4 है 4 सेंटीमीटर, यू कैन से सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज गोइंग टू बी रेशियो. सो यू वुड से कि जो रेशियो stage of wire A upon stage of wire B है. तो पहला क्या है 150 अपॉन पाई, यह जाएगा अपवर्ड और ये 50 आ जाएगा डाउनवर्ड. सो पाई 4 अपॉन 50, 0 will cut, 5 3 15. So pi will go and final result would be 12 upon 1. So stress of the wire A के लिए है कितना 12, और stress of wire B कितना 1. जिसका जितना ज़्यादा रेडियस, समझ में आ रहा है, उतना ही स्ट्रेस कम हो रहा है. जिसका कम रेडियस है उसका उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है. So final answer, this is our final answer. 12:1. 12:1. Now next question जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, पर it is a different from the previous question that we saw right now. This is last. फिर इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पर मूव करना चाहेंगे. लेट मी रीड. Figure is important for this science, so that it is given so that a student can visualize whether. अगर फिगर नहीं रहेगा तो ये और डिफिकल्ट, जो साइंस सब्जेक्ट है वो और डिफिकल्ट बन जाएगा, जितना कि नहीं है. तो लेट मी ड्रॉ फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन ताकि हमें डायरेक्ट समझ में आए. ये एक बॉल है और सेकेंड बॉल ये, और सेकेंड क्या कहोगे, ये ग्राउंड है और ये बॉल. ये क्यों दिया गया अभी समझ में आएगा. ये जो है इसका लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, नॉट 5 सेंटीमीटर बट 5 मीटर, और सब मीटर में इसका भी
इसका है जो 4 मीटर, और ये जो हाइट या लेंथ है ये है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, क्योंकि it has a volume, that's why it will have also three axis, one is a vertical, second is horizontal, and third is a height. एक इस साइड में, एक इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और एक है जो वर्टिकल हाइट वाला है ना, हाइट जो हाइट है वो 2 मीटर है, वो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो 5 मीटर है, ये आउटवर्ड और इनवर्ड है वो 4 मीटर, 4 मीटर। हमें क्या जरूरी है इस मीटर से, हमारे पास फोर्स भी है, कुछ इस तरीके से फोर्स लगाया जा रहा है इस बॉडी पर, इस डायरेक्शन में, जो कि है 200 न्यूटन, और कितना एंगल से 30 डिग्री एंगल से। यानी इस बात ये आप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब समझने की कोशिश किया जाए, क्वेश्चन इज आस्किंग कि फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, उसका फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑन द फिक्स्ड ब्लॉक, ये ब्लॉक फिक्स्ड है, जैसा देख सकते हैं कि जो बॉटम ऑफ द बॉडी is attached, fixed with this ground, and this part is fixed with this wall, you can see stone and the bit. Just is it is asking find out longitudinal stress and find out the tangential stress. You know what is going to be formula for this and for this, you know, लेकिन हमें ये फाउंड आउट करना कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज अ कंपल्सरी। यानी यहाँ पर रिजोल्व वर्ड विल कम फॉर दिस। रिजोल्व मतलब तोड़ना, ब्रेक करना, किसे, रिजल्टेंट फोर्स को तोड़ना। ये जो 200 न्यूटन फोर्स है, इट इज नॉट सेइंग कि आई एम कंप्लीटली अप्लाइंग फोर्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, नो, इट्स नॉट सेइंग, ये नहीं कह रहा है कि मैं 200 फोर्स के साथ हॉरिजॉन्टल की तरह लगा रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ वर्टिकल की तरह लगा रहा हूँ। ये वर्टिकल भी मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है ना, मूव तो कुछ नहीं कर रहा है, बस जो फोर्स लगा रहे हैं हम वो हॉरिजॉन्टल भी लगा रहे हैं और वर्टिकल की ओर भी लगा रहे हैं, लेकिन सिमल्टेनियसली है, एक साथ एक टाइम पर हो रहा है, एक साथ एक टाइम कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये फोर्स फाइंड आउट करना होगा कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता है। तो पहला क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो हम पहले इसे फाइंड कर लेते हैं। अभी इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत है F/A, इसे फोर्स चाहिए और इसे एरिया चाहिए, यही जरूरत है इस फॉर्मूला के लिए। अब ये देखा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि कॉम्प्रेस हो रहा है या स्ट्रेस या कॉम्प्रेस हो रहा है, लेकिन इसका रिलेशन एरिया से कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं, ये तो मतलब। अच्छा, अगर हम इस डायरेक्शन में तो ये हॉरिजॉन्टल इसमें चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम अकॉर्डिंग टू थीटा हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी cos थीटा, सो 200 cos थीटा, जो कि cos थीटा का वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2
√3/2। अब इसे 100, सो फाइनल आंसर इज 100√3। ठीक है, sin 60 का वैल्यू होगा √3/2 एंड cos 0 cos 30, so it should be √3/2। वर्टिकल का होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स है वो होना चाहिए sin 30, so sin 30 यहाँ पर देखा जाए 200 will be as it and 1/2 100, so finally it is 100। 1/2 0, so it's not a 1/2 क्योंकि ये 45 के लिए ना कि 30 के लिए, सो 30 के लिए होना चाहिए 1/√2। सो 0 √3/2 1/√2। Am I correct? Let me see. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100/√2, 100/√2। सो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के लिए हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल, इसके लिए चाहिए हमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो ये है 200 sin 30 अपॉन एरिया कितना 5 मल्टीपल दिस 5 मल्टीपल 4, 2 to the 4 100 to the and 20 25 the 2 10s the 2 10s the, so final answer is a 10 and sin 30 will be 1/2, 2 5s the, so 5 is our answer, final answer, Newton meter square। This is a 2 50, okay 50, no not 50 but yeah, for this 50 but for this 5। Now next we have a tangential stress, tangential stress। और tan theta you can say F/A। so for this force should be tangential मतलब in this direction, not vertical, not it should not be vertical, tangential मतलब horizontal like this, ऐसा फोर्स है। तो इसमें हमें जरूरत है इस चीज को जो कि है 200 cos 30 डिग्री, और एरिया कितना है इसका, एरिया देखो हमें ये चाहिए 4, ये मूव करेगा 4 और ये 2 मीटर मूव करेगा, 5 मल्टीपल 4, 5 मल्टीपल 4 ये मूव करेगा और ये 4 मीटर मूव करेगा। तो सेम यहाँ 10 आएगा, बिकॉज ऑफ 5 4 20 20 10 10 200, so 10 multiple cos 30 it should be √3/2, so 2 5s are, so finally answer is 5√3। this is our tangential stress, tangential stress is 5√3 Newton per meter square। यानी इतना फोर्स पर मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर लग रहा है, यानी आफ्टर 1 मीटर दिस इज इंक्रीजिंग हाउ मच 5√3
again it will increase by 5 root 3, again it will increase 5 root 3, like that it will keep increasing, तो ये था फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये फिगर था जिसमें हमें फाइंड आउट करना था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। I hope you understood a lot of things.